जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और साथियों आज हम यहां पे 27 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो 998 नंबर की क्लास देख रहे हैं, यानी 1000 क्लास से केवल 2 कदम हम यहां पे दूर हैं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में करंट अफेयर स्टैटिक जीके का भंडार आपको यहां पे मिलता है सुबह 6 AM पर। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा हमारे और आपके प्रयासों के माध्यम से भारत की सभी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उससे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, यूनियन टेरिटरी लद्दाख से रिलेटेड। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की हाल ही में घोषणा हुई है। तो दोस्तों यहां पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहां पे 5 नए जिले बनाए जाएंगे। तो लद्दाख में अब टोटल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी, 5 नए जिले यहां पे बनाए जाएंगे। तो इसकी घोषणा यहां पे गृह मंत्रालय ने की है। भारत के जो होम मिनिस्टर है वो है अमित शाह, इन्होंने यहां पे इसकी घोषणा करी है कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। सबसे पहला जांस्कार है, दूसरा यहां पे द्रास है, तीसरा यहां पे शाम है, चौथा नुब्रा है और 5वां चांगथांग है। तो टोटल 5 नए डिस्ट्रिक्ट आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। तो आइए यहां पे पूरा डिटेल से समझते हैं। तो नए जिलों की घोषणा से पहले यहां पे लद्दाख में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक पहला लेह था और दूसरा कारगिल था। लेकिन दोस्तों अब यहां पे संख्या इसकी 7 हो जाएगी, लद्दाख में जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। पहले यहां पे केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे लेकिन 5 और ऐड हुए हैं, टोटल 7 जिले हो जाएंगे। अब आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन्हें नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर को इसे बांट दिया गया था, 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से बांटा गया। यहां पे आर्टिकल 370 जो है रद्द कर दिया गया था और 370 जब रद्द किया गया तो जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा है उससे बदल करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर का लद्दाख में इंक्लूड किया गया। तो आपको यहाँ पे एक बड़ा आपको यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जो लद्दाख का एरिया वो बड़ा हो गया है और जम्मू कश्मीर का एरिया यहाँ पे छोटा कर दिया गया है। तो लद्दाख की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, लेह है। उपराज्यपाल यहाँ पे बीडी मिश्रा साहब हैं। अभी हाल ही में एक यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है लद्दाख के, ये है सी बकथॉर्न फल को, ठीक है। तो सी बकथॉर्न फ्रूट है, इसे हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात यहाँ पे लद्दाख की आ रही है तो लद्दाख से संबंधित करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई बना है। तो ये लद्दाख बना है। क्लियर है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को यहां पे इसे पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, स्थापित किया गया था। और साथियों 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस भी मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में हम यूनिटी डे मनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा है वो कहां पर है, लद्दाख में है। आप मेरे पीछे जगह देख पा रहे हैं, ये लद्दाख के न्योमा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पे खोला गया है तो लद्दाख के कारगिल में खोला गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। आप यहां पे मेरे पीछे कर्नल गीता राणा को देख रहे हैं। तो ये सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली सबसे पहली महिला वीमेन है। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन आर्मी बटालियन लद्दाख। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख में आपको खुबानी को यहां पर देखने को मिलेगा, ये इसे जीआई टैग दिया गया है। तो साथियों हमने यहां पे लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर्स को यहां पे पढ़ा है। आइए बढ़ते दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। Who has become the third Indian woman to win the Asian Women's Singles Under 15 Badminton Championship title? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्वी पत्री। जो तन्वी पत्री हैं
अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की तीसरी महिला बनी है। आइए मैं आपको तन्वी पत्री को से मिलवाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कैसी दिखती तन्वी पत्री। यहां पर ये वो सारे चैंपियंस हैं जो यहां पर अभी विनर बने हैं। तो बैडमिंटन अंडर 17 और अंडर 15, यानी अंडर 17 मतलब 17 साल से कम उम्र, अंडर 15 में 15 साल से कम उम्र का जूनियर चैंपियनशिप हुआ। कहां पर हुआ है? तो चाइना में हुआ है। जगह कौन सी है? चेंगदू में हुआ है। यहां पे इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स। अब इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में तन्वी पत्री को आप देख सकते हैं, अंडर 15 चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, सिंगल्स टाइटल्स इन्होंने जीता है और ये ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। दोस्तों अंडर 15 जीतने वाली तीसरी ये भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं, याद रखिएगा। इसके पहले एक कारनामा 2017 में सामी आया इमाद फारूकी और 2019 में तस्मीन मीर ने एशियाई अंडर 15 चैंपियनशिप को जीता था। इसके पहले ये रिकॉर्ड इनके पास था, इन दोनों के पास था। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप ज्ञान दत्तू को देख सकते हैं। तो ज्ञान दत्तू जो है अंडर 17 चैंपियनशिप में जीतने वाले, ये पुरुष एकल में कांस्य पदक इन्होंने दिलाया है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे बैडमिंटन से रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपको बताने वाला हूं जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर BWF रीयूनियन ओपन 2024 के पुरुष एकल के खिताब की। तो इसे किसने जीता है? थारुन मन्नेपल्ली ने यहां पे जीता है। सेकंड यहां पर देखिए BWF रीयूनियन ओपन 2024 का जो वीमेंस टाइटल है, इसका खिताब यहां पे तस्नीम मीर ने जीता है। किसने? तस्नीम मीर ने जीता है। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते PV सिंधु की। तो हाल ही में इनको बनाया गया है तंबाकू नियंत्रण के लिए, यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा थाईलैंड ओपन 2024 जो हुआ, यह बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसे किसने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। आपको बता दूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने जीता है लास्ट टाइम का, जिससे 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। और दोस्तों स्पोर्ट्स में यानी खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अभी घोषणा होने वाला है ठीक 2 दिन बाद, 29 अगस्त की इसकी घोषणा होती है। आइए देखते दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 7 राज्यों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? Where has meeting of 7 left-wing extremism affected states have been held? तो साथियों ये जो वामपंथी उग्रवाद जो प्रभावित 7 राज्य हैं, उसको लेकर के बैठक यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में की गई है। रायपुर में इसका यहाँ पर किया गया है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वामपंथी उग्रवाद है क्या। तो देखिए वामपंथी उग्रवाद जो है हमको नक्सलाइट्स में देखने को मिलता है, इसे नक्सलिज्म भी कहा जाता है, नक्सलवाद भी कहा जाता है। अब आइए समझते डिटेल से कि नक्सलिज्म होता क्या है। तो पहले तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, ये हैं अमित शाह। इन्होंने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर लेकर के एक मीटिंग की, बैठक की अध्यक्षता की है और यहां पर आप देख सकते हैं। तो इनका मकसद है कि 2026 से पहले हमें नक्सलवाद को खत्म करना है पूरी तरीके से। तो अमित शाह ने इस बात को पूरी तरीके से बताया है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि उससे 2026 से पहले नक्सलिज्म को खत्म करना है। इसमें बैठक में जो भाग लेने वाले जो राज्य है जिसके बारे में हमने आपको बताया, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, ये 7 ऐसे राज्य जहां पर आपको नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। अब नक्सलिज्म होता क्या है, यहां पर हम आ जाते हैं, या फिर वामपंथी समूह होता क्या है। तो साथियों एक ऐसा समूह होता है जो डेमोक्रेसी को नहीं मानता, जो लोकतंत्र को नहीं मानता, जो सरकार की वर्तमान व्यवस्था को नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, और वो हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अपने विचारधाराओं को यहां पे उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। और वो समाज में यहां पे आपको जो जातिवाद है उसको खत्म करके एक समानता लाना चाहते हैं, आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, उन्हें वामपंथी समूह कहते हैं। समझ गए आप? जो यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना चाहते हैं, जो कास्ट को खत्म करना चाहते हैं, वो यहाँ पे वामपंथी कहलाते हैं। लेकिन वो किस प्रकार से लाते हैं? हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, और वो यहाँ पे वो एग्रेसिव होते हैं, ये आपको समझना है। इसी वजह से आपको छत्तीसगढ़ या फिर अन्य राज्यों में नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, और वो जो सरकार की व्यवस्था डेमोक्रेसी है उसको बिल्कुल से स्वीकार नहीं करते हैं।
तो वामपंथी उन समूह या व्यक्तियों को भी कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं जो आधुनिक साम्यवादी चीन के जो संस्थापक मेरे पीछे आप देख सकते हैं माओ त्से तुंग, इनकी विचारधारा से प्रेरित है, ठीक है, जो इनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वामपंथी उग्रवादियों को नक्सली भी कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो 9 प्रभावित राज्यों में नक्सल प्रभावित जिलों की टोटल संख्या 38 है, जहां पर आपको इन विचारधाराओं के लोग देखने को मिलेंगे। दोस्तों 1967 की माओ की विचारधारा से प्रेरित होकर के वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी में किसानों ने यहां पे सशस्त्र विद्रोह किया था और तभी से इन्हें नक्सली कहा गया। मतलब किसानों ने अपनी मांग को यहां पे उठाया, लेकिन उन्होंने एग्रेसिवली उठाया, इस वजह से उनको नक्सलाइट्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपको प्रभावित जिले देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 15 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको नक्सलाइट देखने को मिलेंगे। उड़ीसा 7 है, झारखंड 5 है, एमपी 3 है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल में 2-2 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 1-1 जिले आपको देखने को मिलेंगे। अब साथियों आपके सामने यहाँ पे 3 प्रश्न हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला प्रश्न है नाथुला किस राज्य में है, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, और तीसरा प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में। इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर। तेगबीर सिंह का संबंध किस राज्य से है जो माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो पे चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बने हैं। तो तेगबीर सिंह बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हु हैज बिकम एशियाज यंगेस्ट चाइल्ड टू क्लाइंब माउंट किलिमंजारो। तो दोस्तों पंजाब राज्य के हैं। किस राज्य के हैं? पंजाब राज्य के हैं ये। और ये माउंट किलिमंजारो जो कि आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, उस चोटी को इन्होंने फतेह किया है। आप देख सकते हैं उम्र भले ही छोटी हो, हाइट भले ही छोटी हो, लेकिन जज्बा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पंजाब के रोपड़ से बिलोंग करते 5 साल के बच्चे हैं तेगबीर सिंह, जिन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे बना दिया है। तो माउंट किलिमंजारो यहां पे चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बन चुके हैं, ठीक है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था सर्बिया के ओगन जेन जीवकोविच के पास था। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई की थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड इन्होंने तेगबीर सिंह ने तोड़ दिया है। तो माउंट किलिमंजारो की आपको मैं चोटी दिखा रहा हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट चोटी है, जो कि आपको तंजानिया, यहां पे तंजानिया कंट्री में देखने को मिलेगी। इसकी हाइट है 5895 मीटर। अगर आप फीट में बात करेंगे तो ये है 19340, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात यहां पे चोटियों की आई है, पिक्स की आई है, तो मैं आपको हर एक कॉन्टिनेंट की, हर एक महाद्वीप की उसकी पिक्स बताने वाला हूं। एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला एशिया की या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। कई किताबों में 8850 मीटर भी देखने को मिलेगा। फिर आप देखिए यूरोप की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एल्ब्रुस, जो कि 5642 मीटर की है। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, 6190 मीटर की। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जिसको अभी हाल ही में तेगबीर सिंह ने फतेह किया, ये माउंट किलिमंजारो है, 5895 मीटर का है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ है, 6961 मीटर की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स माउंट कोसियुस्को, जो कि है 2228 मीटर की। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, यह है विंसन मैसिफ, और यहां पर इसकी ऊंचाई है 4897 मीटर। तो मैंने आपको सभी महाद्वीपों के सारी इंपॉर्टेंट चोटियां भी पढ़ा दी हैं। आपने देखा होगा करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी आपके सारे एग्जाम्स में आपको इस क्लास से देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ हर एक चीज यहां पे रिलेट करके भी आपको बताते हैं। अब साथियों जितने भी नए छात्र हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है आधे घंटे बाद आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमें पहले से पता था कि आने वाले समय में हो सकता है कि टेलीग्राम या फिर उनमें कुछ भी बैन हो, तो हम यहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां भी देते थे, एप्लीकेशन में भी, और डेली हम देते थे। तो आप यहां से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको ई बुक्स मिलेगा, हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको ई बुक्स मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, मैराथन क्लास पीडीएफ,
ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ मिलेगी। जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। आप एक बार से चेक कर लेना। जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे ना, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे तो आप जो है डेली टेस्ट दे सकते हो। आप टेस्ट सीरीज में जाओ, डेली करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हो। अगर आप मंथ वाइज देना चाहते हो तो मंथ वाइज, अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। सारी व्यवस्था है। और साथियों इसमें आज जो रैंक भी हमें यहाँ पे रैंक जो है 26 अगस्त के कल के टेस्ट की, तो पार्थवी राज और अभिमन्यु नाइक, स्वराज महारथी, कमलेश शुक्ले, सिटी सालोनी, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र लोधी और नारायण गुप्ता और विजय, आप सभी टॉपर हैं। ठीक है, 26 अगस्त के रिजल्ट के टॉपर है। ये 8 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 मंथ्स अपडेटेड। ये ईयरली हाफ ईयरली पे जाकर के आपको मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप देख रहे हो, 3000 प्लस टेस्ट की यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये स्टैटिक जी के बुक है, मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टैटिक जी के बुक के बारे में। आइए देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू की गई विज्ञान धारा योजना की अवधि कितनी है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ विज्ञान धारा स्कीम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको यहां पे स्टार्ट किया है। ये 5 वर्ष के लिए यहां पे इसे स्टार्ट किया है। और यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे विज्ञान धारा योजना की अवधि जो है 5 वर्ष रखी है। तो साथियों उसमें जो 3 सेंट्रल स्कीम्स हैं, 3 केंद्रीय योजनाएं हैं, उसको यहाँ पे मर्ज किया गया है। एक नई योजना विज्ञान धारा में इसे मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया है। तो जो विज्ञान धारा योजना है 2021 से 22 से और 2025 से 26 तक का है। ठीक है, इसमें क्या है उद्देश्य? देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे क्षमताओं का निर्माण करना, यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया को आगे लेके जाना इसका मकसद है। इसके लिए एक व्यय भी है, खर्च भी है, वो है 10,579.84 करोड़ का। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। कौन कौन सी 3 योजनाएं जिसे मर्ज किया गया? तो पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण, पहला है। दूसरा है अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और तीसरा है नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती। तो ये 3 ऐसी स्कीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इन तीनों योजनाओं को मर्ज करके विज्ञान धारा में मर्ज किया गया है। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उसे भी यहां पे डिस्कस करते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये 11 जनवरी 2023 को यहां पे स्टार्ट किया गया। आरोग्य मैत्री की हम बात करें तो 13 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया गया। आरोग्य मैत्री में हाल ही में आपको मैंने बताया था, यूक्रेन में क्यूब्स भेजे गए हैं, पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए हैं, जो बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो हिली रीजन्स होते हैं, वहां पे अस्पताल को स्थापित किया जाएगा। जल जन अभियान को 16 फरवरी 2023 को स्टार्ट किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी वर्ष 2024 को स्टार्ट की गई है। 300 यूनिट आपको फ्री में बिजली मिलेगी। अमृत धरोहर योजना, हमारे जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उसको कंजर्व करने के लिए 5 जून 2023 से स्टार्ट किया गया है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। सारे तो पार्ट्स मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको आज बताऊंगा, पार्ट 1, और कल पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है यूनियन एंड टेरिटरीज, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान, भाग 2 में है 5 से लेकर 11 तक। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से 35 में है, भाग 3 में है। पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी मिलेगा, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, 36 से लेकर 51 तक है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से लिए हैं, 51A में है, और 52 से लेके 151 हमारे जो यहाँ पे पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है, ये सारे आपको पार्ट 5 में देखने को मिलेगा। पार्ट 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से राज्य चलेगा, 152 से लेके 237 तक है। और पार्ट 7 में यहाँ पे पार्ट 7 में संविधान में 7वां संशोधन किया गया था और इसको यहाँ पे निरस्त कर दिया गया था, पार्ट 7 को हटा दिया गया था। बाकी मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगा संविधान के और भी पार्ट्स। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम यूपीएस कहते हैं, इसको लागू करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट कौन सा है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन
टू इंप्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूपीएस को लागू करने वाला फ्रेंड्स महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य यहां पे बन गया है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम मैंने आपको कल ही पढ़ाई थी, जो एनपीएस की जगह आई है। यहां पे जो 25 साल अपनी सरकारी सेवा को पूरा करता है, तो पिछले लास्ट जो जिस दिन वो रिटायर हो रहा होता है, तो उसके लास्ट 12 महीने में जो उसकी बेसिक सैलरी थी उसका 50% उसको हर महीने पेंशन मिलेगा। कल ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तो ऐसी योजना को लागू करने वाला महाराष्ट्र यहाँ पे पहला राज्य बन चुका है और महाराष्ट्र ने यहाँ पे इसकी घोषणा भी कर दी है। ठीक है, तो साथियों केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में सुधार किया है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यहाँ पे लागू कर दिया है। कल आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। अब दोस्तों 2024 में जितनी भी प्रथम घटनाएं हैं उसे भी डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? वियना में हुआ है। ऑस्ट्रिया में सबसे पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है। मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते चलिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, तो दोस्तों ये कहां पे? गुजरात में स्थापित किया गया, जगह खेवड़ा है। ठीक है, गुजरात में स्थापित किया गया अडानी समूह के द्वारा। अगला है पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, ये कहां पे हुआ फ्रेंड्स? नेपाल में हुआ। कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? नेपाल में हुआ है। भारत का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये झाकड़ी में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहां पर हुआ है? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में ये किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी का सबसे पहला ग्लास स्काई वॉक, आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये जगह चित्रकूट है, चित्रकूट में ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे पहला स्नेक पार्क, तो ये कोटा में राजस्थान का सबसे पहला स्नेक पार्क बनाया गया। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला, मेनिंजाइटिस दिमागी बीमारी है, तो साथियों पहला देश जो है वो नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया पहला देश है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 7 क्वेश्चन। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम? तो अभी मैंने आपको राजेश नंबियार का नाम बताया था, जो कि कुछ समय के लिए अपॉइंट किए गए थे, लेकिन अब यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे इसका चेयरपर्सन मिल गया है। और सिंधु गंगाधरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु गंगाधरन को यहाँ पे नेस्कॉम का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। सिंधु गंगाधरन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेस्कॉम ने सैप लैब्स इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सिंधु गंगाधरन को अभी इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो गंगाधरन ने राजेश नंबियार की जगह ली। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही राजेश नंबियार के बारे में बताया था, जिन्हें मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया था, नॉमिनेटेड चेयरमैन बनाया गया था। अब साथियों नेस्कॉम की हम बात करें तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना 1988 में हुई है। इसमें 3000 से ज्यादा कंपनियां हैं और इसके संस्थापक कौन है? नंदन नीलेकणी है और देवांग मेहता है। ठीक है, और ये भारत में किसका काम करती? जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका रेगुलेट करने का काम इसी का होता है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को यहाँ पे रेगुलेट करने की एक एपेक्स बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा और न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हाल ही में हुई जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उससे भी यहाँ पे डिस्कस करते, रिवाइज करते हैं। मेरे साथ आप सभी यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो राहुल नवीन को ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है संदीप पौंडरिक को स्टील सेक्रेटरी बनाया गया है। संदीप पौंडरिक को क्या बनाया गया है? स्टील सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी। भारत का जो सर्वोच्च यहाँ पे अगर आईएएस ऑफिसर होता है, जो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा, यहाँ पे विजय लिखा हुआ है। विनय मोहन क्वात्रा ये कौन बनाए गए? अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। अमेरिका में भारत के राजदूत, एम्बेसडर आप लिख लीजिएगा। राजेश कुमार की हम बात करें तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के ये सेक्रेटरी हैं। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव ये हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, स्वास्थ्य सचिव बनाए गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिसेंट में हुए हैं, याद रखिएगा। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण हाल ही में किस राज्य में किया जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है। श्री कृष्ण गमन पथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ए एंड बी, यहां पर श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है भजन लाल शर्मा जी। इन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा करी है कि श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा और यहां पर इसकी घोषणा की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर जो उनको शिक्षा यहां पे मिली है उन सभी स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा और उसे धार्मिक सर्किट के लिए जोड़ा जाएगा, उसे धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा, रिलीजियस सर्किट बनाया जाएगा। ठीक है, तो यानी पूजा के साथ साथ इसे टूरिज्म के लिए भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो यह काम एमपी और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के उज्जैन में गए होंगे तो आपने संदीपनी आश्रम में का नाम सुना होगा, अगर आपने विजिट किया होगा, जहां पर शिक्षा दीक्षा किसको मिली है, भगवान श्री कृष्ण को यहां पे शिक्षा प्राप्त हुई है। तो यहां पर आपको जाना पाव भी देखने को मिलेगा जो कि इंदौर के पास में है। भगवान परशुराम ने इन्हें यहां पे सुदर्शन चक्र दिया था। तो इन सभी जगहों को आपस में जोड़ा जाएगा। धार के पास आपको अमझेरा देखने को मिलेगा जहां पे भगवान का रुक्मणी हरण को लेकर के युद्ध हुआ था। तो ये सारी जगहों को आपस में जोड़ा जाएगा। आप ये देखो, मथुरा, भरतपुर, कोटा, झालावाड़, उज्जैन, जानापा और अमझेरा, इन सभी को आपस में जोड़ा जा रहा है और कृष्ण गमन पथ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डेवलप की गई मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट किसने लॉन्च की है? हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडिटेक जोन ने इसको लॉन्च किया है। अभी देखा आपने किस प्रकार से मंकी पॉक्स पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इसको लेकर के पूरी दुनिया इसमें काम कर रही है। मेडटेक जोन ने यहां पे एक सफलता प्राप्त की है और इसकी टेस्टिंग के लिए आरटी-पीसीआर किट को यहां पे लॉन्च किया है जो भारत में डेवलप की गई है। तो ये जो मेडटेक जोन है ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। AMTZ इसको हम बोलते हैं और यहां पे भारत की जो सबसे पहले इंडिजिनियसली स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया एरबा MDX मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट यहां पे इन्होंने लॉन्च किया है। इससे टेस्टिंग हमारी तेजी से हो पाएगी। हम यहां पे मंकी पॉक्स की बीमारी को ठीक करने के लिए यहां पर हम रेडी रहेंगे। तो आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आरटी-पीसीआर के माध्यम से वायरस की जो यहां पर आनुवांशिक जो जेनेटिक मटेरियल है हमें यहां पे पता लग जाएगा कि कैसे वो यहां पे काम कर रहा है, कैसे इसका एवोल्यूशन हो रहा है और इसे फिर हम क्योर करने के लिए यहां पे दवा भी बना सकते हैं और यहां पे वैक्सीन बना सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन जो है ये मेडिकल टेक्नोलॉजिकल पार्क है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। विशाखापत्तनम के एक गांव है, इसका नाम है नादुपुरु गांव, यहां पे बनाया गया है। इसकी स्थापना 2016 में की गई है। मंकी पॉक्स जो है वो चेचक की तरह होता है। आपको पहले बुखार आता है, फिर शरीर में बड़े बड़े यहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं, वो सूख जाते हैं, उससे पस निकलता है। तो ये वायरस के संक्रमण से ज्यादा दुष्प्रभाव तो नहीं देखने को मिला है, इतना डेडली तो नहीं है, पर पेनफुल बहुत होता है। ठीक है, कुछ लक्षणों में व्यक्तियों की मौत हो जाती है, फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। तो ये जो वायरस है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला मामला था 1970 में देखने को मिला था। कॉन्गो गणराज्य जो कांगो जगह है लोकतांत्रिक गणराज्य में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड सुसाइड ड्रोन? तो सुसाइड ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो जाएगा और जाकर के टकरा जाएगा, मतलब दूसरा जो दुश्मन का जो यहां पे आप देखिए तोप होगा, कोई भी होगा, वो एयरक्राफ्ट होगा, कुछ भी होगा, वो जाकर के वहां पे जाके टकराएगा और उसे खत्म कर देगा, ध्वस्त कर देगा। तो साथियों नॉर्थ कोरिया ने बनाया, उत्तर कोरिया ने इसे यहां पे डेवलप किया है। तो उत्तर कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, इन्होंने आत्मघाती ड्रोन के प्रदर्शन का भी निरीक्षण किया है। आप जानते हैं एकदम ये सरफिरे डिक्टेटर हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आत्मघाती ड्रोन का परीक्षण किया है और साउथ कोरिया के मुख्य युद्धक टैंक 2 को नष्ट किया था। ठीक है, तो आत्मघाती ड्रोन लक्ष्य पर हमला करके नष्ट हो जाता है।
ये उत्तर कोरिया कहां पर है, तो आप यहां पे मैप में देखें तो आपके दिमाग में चाइना का मैप तो फिट होगा। चाइना के ठीक नीचे आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से लगा हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है। यहाँ पे जो करेंसी होती है कोरियाई पीपल्स वॉन है। किम जोंग उन यहाँ के लीडर हैं और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में आपको सीमा देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 38वीं अक्षांश रेखा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब यहां पे हम RRR पे आ चुके हैं। RRR में आपको पता है कि हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। आइए यहां पे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक 2034 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो विंटर ओलंपिक्स 2024 की मेजबानी साल्ट लेक सिटी करेगा। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। पेरिस के ग्रीविन संग्रहालय द्वारा किस अभिनेता को कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है, तो यहां पे शाहरुख खान को यहां पे सम्मानित किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुन ला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाएगी, तो ये कहां पे बनाई जाएगी, लद्दाख में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है भारत आसियान विदेश मंत्रालय की यहां पे मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो भारत के द्वारा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किन भारतीयों को प्राप्त हुआ है, तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा को मिला है। किसे मिला है, अभिनव बिंद्रा को अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, डेविड लेमी किस देश के फॉरेन सेक्रेटरी जिन्होंने भारत का दौरा किया है, तो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जो भारत के दौरे पर आए हुए थे। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते चलिए। किस देश के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से 18 लोगों की मौत हो गई, तो नेपाल से इसने उड़ान भरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है, तो रांची में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है सीटी कुरियन का निधन हो गया, वह कौन थे, तो सीटी कुरियन जो थे अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों अब 26 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो कल आप सभी ने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी, तो अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। भारत ने अपना दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है, तो इसका नाम है र्यूमी 1। ठीक है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो शिखर धवन ने इसकी संन्यास लेने की घोषणा करी है। सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ओडिशा राज्य में सुभद्रा योजना स्टार्ट की गई है। एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी ई पत्रिका को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है सपनों की उड़ान। क्या नाम है, सपनों की उड़ान। भारत ने किस देश को 10 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए, तो यूक्रेन को यहां पे प्रदान किए हैं 10 पोर्टेबल हॉस्पिटल। आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। दीनदयाल स्पर्श योजना केंद्र सरकार के किस विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है, तो डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो जलगांव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। आशा शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी, तो आशा शर्मा एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ल्यूसेंट जीके में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे फिजिक्स को खत्म करेंगे, कल से हम हिस्ट्री और भी टॉपिक्स को लेते हैं। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस वाइज हम चल रहे थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहे थे। आइए देखते हैं यूडियोमीटर किसका मापन करता है, तो यूडियोमीटर जो है गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे मेजर करता है। ब्यूफोर्ड स्केल पैमाने से क्या मापा जाता है, तो इससे हवा की गति मापी जाती, विंड स्पीड मापा जाता है। स्पाइगनोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में किसके रक्तदाब को मापता है, तो जो स्पाइगनोमैनोमीटर होता है ये धमनियों की, यहां पे धमनियों के रक्तदाब को मापता है, ये स्पाइगनोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्पाइगनोमैनोमीटर का इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का यहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए दोस्तों यहां पे स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपका 27 अगस्त का टेस्ट लेने वाला हूं, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न यहां पे सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लद्दाख किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था,
तो लद्दाख जो है 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना। पैगोंग त्सो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है। कहां पे? लद्दाख में है। बैडमिंटन एशिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बैडमिंटन एशिया का हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा? मलेशिया में आपको देखने को मिलेगा। माउंट एल्ब्रुस किस कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो इसी साल फरवरी महीने में 2024 में लॉन्च किया गया है। पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? नेपाल में आयोजित किया गया। नेस्कॉम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 में नेस्कॉम की स्थापना हुई है। आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन की स्थापना कब हुई है? तो 2016 में इसकी स्थापना हुई है। प्योंगयांग किस देश की कैपिटल है? तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है। भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन मिलता है? तो यहां पे पंचायत का वर्णन हमें मिलता है। आज का सवाल है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आपकी स्टैटिक जीके की बुक है, आप जो है घर तक मंगवा लीजिए। मैं आपको पेज बाय पेज होमवर्क दूंगा। एप्लीकेशन और टेलीग्राम में आपका दोनों जगह टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो डेट मैं आपको पहले से बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में फिट रहे। तो ये टेस्ट हम यहाँ पे 3 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। तो आपका टॉपिक वाइज सारे टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा और आप इस बुक को पूरा कवर कर लेंगे, जो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं। ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में बुक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।